अस्सलाम वालेकुम। तो दिस इज आवर ए लेवल क्लास कंसर्निंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। पिछली क्लास के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को टच किया था, हमने उसके डिफरेंस को देखा था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट इंक्लूडेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, sunk कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, या जिसको ओवर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। आज हम कॉस्टिंग को फुल फ्लेज स्टार्ट करने लगे। कॉस्टिंग का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट दैट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। दो तरह की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है हमारे पास, एक वेरिएबल होती है और एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है। एक ऐसे प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना जिसके अंदर दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद है, यानी उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी कर हुई है, उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट भी कर हुई है। इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं, इस मेथड को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट। एक प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, मेथड है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब लेकिन उस प्रोडक्शन यूनिट का क्या, कौन से प्रोडक्शन यूनिट? वो प्रोडक्शन यूनिट जिसके अंदर दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद है और फिक्स कॉस्ट भी मौजूद है, दोनों इंकर हुई है उस प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, मेरा एक प्रोडक्ट है, अगर उसको मैंने प्रोड्यूस किया तो दैट विल बी माय कॉस्ट यूनिट। अगर वो मेरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, यूनिट एक प्रोडक्ट को कहते हैं, तो कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कहें कि यार आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है अपने कॉस्ट यूनिट की, तो इसका मतलब है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, क्या आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की है कि नहीं की। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर्स। Cost center is a department to which costs can be either allocated or apportioned. बिजनेस के ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको कोई कॉस्ट एलोकेट की जा सकती है या कोई अपोर्शन की जा सकती है। एलोकेट का मतलब आप समझ लें असाइन करना, अपोर्शन का मतलब है कि उसको प्रोपोर्शनल बेस पे, एस्टिमेटेड बेस पे कोई चीज एलोकेट करना। दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्शनमेंट। कॉस्ट सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको कॉस्ट या तो एलोकेट की जा सकती है या अपोर्शन की जा सकती है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। एक कॉस्ट सेंटर आपका होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और दूसरा कॉस्ट सेंटर आपका होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। उससे पहले मैं फिर से रिआइट्रेट करूंगा, कॉस्ट सेंटर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है बिजनेस के अंदर जिसको या तो आप कोई कॉस्ट एलोकेट कर सकते हो या अपोर्शन कर सकते हो। दो तरह के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, यानी कि एलोकेट और पोर्शन करने का मतलब ये भी है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसकी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं जिसका कॉस्ट जनरेट हो रही है। दो तरह के आपके पास कॉस्ट सेंटर होंगे, पहला प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होगा, दूसरा आपके पास होगा सर्विस कॉस्ट सेंटर। इन दोनों में क्या फर्क है? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक ऐसा कॉस्ट सेंटर, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। यानी मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये थोड़ी सी इसकी डिस्टॉर्शनमेंट हो गई हुई है, डिस्टॉर्ट हो गई है इसकी अलाइनमेंट, तो मैं आपको बताता हूँ। सर्विस कॉस्ट सेंटर वो कॉस्ट सेंटर होता है दैट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट उन डिपार्टमेंट्स को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, उनको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल लाइक स्टोर्स, कैंटीन्स, मेंटेनेंस। तो ये आपके सर्विस कॉस्ट सेंटर होता है। अब हम बात करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स की। अब हम क्लियरली पढ़ते हैं कि व्हाट्स एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन अपॉर्शनमेंट एंड एलोकेशन। अपॉर्शनमेंट इज डिवाइडिंग कॉस्ट ऑन अ सूटेबल बेसिस। कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे सूटेबल बेसिस पे। अब ये सूटेबल बेसिस क्या होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स that cannot be directly attributable to a cost center or a cost unit. अपॉर्शनमेंट का मतलब है कि आप
किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को सूटेबल बेसिस पे डिवाइड करते हैं और उसको फिर एट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको फिर एट्रीब्यूट कर देते हैं उन कॉस्ट सेंटर्स पे जहां पे वो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अपॉर्शनमेंट इज डिवाइडिंग कॉस्ट ऑन अ सूटेबल बेसिस टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर्स को, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। वो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती ना तो उस कॉस्ट सेंटर को ना ही उस कॉस्ट यूनिट को यानी उस प्रोडक्ट को, लेकिन हम उसको डिवाइड करते हैं सूटेबल बेसिस पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कॉस्ट सेंटर्स के दरमियान। अब एलोकेशन की बात करते हैं। एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द होल कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट यूनिट और अ कॉस्ट सेंटर। एलोकेशन का मतलब है कि आप पूरी की पूरी कॉस्ट एक ही कॉस्ट सेंटर को चार्ज कर देंगे क्योंकि वो कॉस्ट उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अपॉर्शनमेंट का मतलब है कि आप एक कॉस्ट को सूटेबल बेसिस पे डिवाइड करके चार्ज करेंगे किसी कॉस्ट सेंटर पे, क्योंकि वो जो कॉस्ट है ना जिसको आप सूटेबल बेसिस पे डिवाइड करें वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं उस कॉस्ट सेंटर के लिए। तो ये फर्क है अपॉर्शनमेंट में एलोकेशन में। एलोकेशन में पूरी की पूरी कॉस्ट चार्ज कर दी जाती है कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट सेंटर को, और अपॉर्शनमेंट के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है सूटेबल बेसिस पे और फिर चार्ज किया जाता है कॉस्ट सेंटर्स को क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती। अब बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, मैंने जो आपको कहा है कि सूटेबल बेसिस क्या होती है, किन बेसिस के ऊपर कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है, वो है ये। अब ये साइड पे ओवरहेड्स की एग्जांपल लिखी हुई है और उसके आगे बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी इनडायरेक्ट लेबर या वेजेस है, इनको हम किस तरीके से मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के थ्रू, हीटिंग एंड लाइटिंग है तो फ्लोर एरिया पे, रेंट ऑफ फैक्ट्री है फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री है किस तरह से डिवाइड करें कॉस्ट सेंटर्स पे फ्लोर एरिया पे, इंश्योरेंस है पूरी फैक्ट्री के अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर्स हैं, किस कॉस्ट सेंटर को कितनी कॉस्ट एट्रीब्यूट कर एलोकेट करें, अपोर्शन सॉरी अपोर्शन करें, फ्लोर एरिया पे डिवाइड कर लो, जिसका फ्लोर एरिया सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा चली जाएगी कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी पे देख लो, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नेट बुक वैल्यू पे देख लो, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मशीन आवर्स पे देख लो या वैल्यू ऑफ मशीनरी पे देख लो, कैंटीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे देख लो, स्टोर्स नंबर ऑफ रिक्विजिशन पे देख लो। तो ये क्वेश्चन के अंदर यूजुअली आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम इसकी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हमें याद हो जाता है कि हर ओवरहेड की क्या बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट होती है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो अपॉर्शनमेंट हो रही होती है या एलोकेशन हो रही होती है, ये ओवरहेड्स की हो रही होती है। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सॉरी 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 सॉरी, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। जो जो अपॉर्शनमेंट हो रही होती है ना, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट की हो रही होती है। एलोकेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट की भी हो सकती है और डायरेक्ट कॉस्ट की तो ऑब्वियसली होती है। अपॉर्शनमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट की हो रही होती है जिसको हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। ठीक हो गया, आगे चलो। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या ओएआर जिसको हम कहते हैं, इज द रेट एट विच ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड पर मशीन और लेबर आवर, और ओएआर इज यूजुअली कैलकुलेटेड यूजिंग मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। अब ये ओएआर क्या होता है? हम कभी कभी एक एस्टिमेट लगाते हैं कि यार तो हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं, इसको किसी रेट के ऊपर डिसाइड करते हैं कि इतना एक्टिविटी होगी तो हमें इतने ओवरहेड्स इनकर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मशीन आवर्स के ऊपर, या आप कर लेते हैं ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब लेबर आवर पे। अब मशीन आवर और लेबर आवर पे ओवरहेड्स किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि आप ये कैलकुलेट कर लेते हो कि एक घंटा जब मशीन काम करेगी तो ओवरऑल हमें टोटल कितने ओवरहेड्स इनकर हो जाते हैं, या एक घंटा जब लेबर काम करती है तो ओवर टोटल हमें ओवरहेड्स कितने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने चार्ज हो जाते हैं। सो ओएआर इज यूजुअली कैलकुलेटेड यूजिंग मशीन आवर्स लेबर। आप एस्टिमेट लगाते हो कि जब एक घंटा लेबर काम करती है तो हमें कितने ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और अब्सॉर्ब का मतलब है कि जो टोटल ओवरहेड्स बिजनेस के अंदर वो कितने हमें लग जाते हैं या इंकर हो जाते हैं, या जो मशीन आ रहा है जब एक घंटा मशीन काम करती है तो तब हमें कितने ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करने पड़ते हैं या होते हैं। अब ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट का एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, जितना आपने बजट किया होता है कि हमें इतनी ओवरहेड कॉस्ट आएगी, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी।
अब ये जो बजटेड एक्टिविटी होती है ना, ये डिपेंड करता है कि आप लेबर आवर्स चूज कर रहे हैं कि मशीन आवर्स। अगर तो आप लेबर आवर्स चूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लेबर के घंटे लिखेंगे। अगर तो आप मशीन आवर्स चूज कर रहे हैं तो आप इसमें मशीन के घंटे लिखेंगे। तो ये आपको एक रेट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने साल के शुरू में बजट किया था कि मेरे जो ओवरहेड की कॉस्ट आएगी वो आएगी 50,000। और जो साल के दौरान जो मैंने फॉर एग्जांपल मशीन ओरिएंटेड काम है, लेबर का काम नहीं मेरा इतना होता। तो मैंने कहा कि जो मेरे टोटल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उस हिसाब से मुझे जो मशीन आवर्स मेरे चलेंगे ना, दैट वुड बी अराउंड 8,000 आवर्स, या 8,000 नहीं, 5,000 आवर्स। मेरा जो टोटल मेरा अपना टारगेट अचीव करना पूरे साल में, तो मुझे 5,000 घंटे मशीन चलानी पड़ेगी और $50,000 मेरे ओवरहेड के कॉस्ट है जो मैंने बजट किए हुए हैं साल के शुरू में। अब मैं अपना निकालूंगा ओ ए आर। तो 50,000 ऊपर रखूंगा, डिवाइड कर दूंगा 5,000 आवर से। 10 $10। ये मुझे ये बता रहा है कि जैसे ही 1 घंटा मशीन चलेगी तो $10 के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे या इंकर हो जाएंगे। अब इसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं ओएआर को किस तरीके से, कहाँ पे, तो अभी हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल उसने आपको ओएआर दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में उसने आपको ओएआर दे दिया कि भाई जान मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है $10 और वो आपको कहता है कि मुझे बजटेड ओवरहेड्स और मेरी जो एक्टिविटी है, बजटेड एक्टिविटी, वो थी, मेरी जो बजटेड एक्टिविटी है वो है 20,000 आवर्स। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसने आपको प्रोवाइड कर दिया और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है बताएं मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने होंगे। तो सिंपल है, आपको पता है कि 1 घंटा मशीन काम करेगी तो आपको $10 के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे। और टोटल आपकी बजटेड एक्टिविटी है 20,000 घंटे, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 20,000। तो टोटल आपके जो बजटेड ओवरहेड्स है वो है 200,000, यानी कि 2 लाख। ये आपके टोटल क्या है, बजटेड ओवरहेड्स। इनको कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स। एक आपके पास आते हैं, एक और आते हैं ओवरहेड्स की टाइप, वो होती है, ये पहली टाइप है, वो होती है एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स का वो मतलब होता है कि जो साल के एंड पे एक्चुअली में ओवरहेड्स इंकर हुए हैं वो कितने आए हैं। तो उसका भी फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। आपने निकालना उसके लिए एक्चुअल ओएआर। एक्चुअल ओएआर को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल एक्टिविटी के साथ, तो आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब मजे की बात है, एक्चुअल ओएआर का क्या फॉर्मूला होता है। एक्चुअल ओएआर का फॉर्मूला होगा एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन अलग है, ऊपर हम एक्चुअल ओवरहेड्स को एक्चुअल एक्टिविटी से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर हमने कैलकुलेट भी एक्चुअल ओवरहेड्स ही करने हैं। तो इन चारों में से वो कोई सी भी चीज देके आपसे चीजें निकलवा सकता है। इसी तरह एक और हमारे पास डिस्टिंक्शन आती है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स हो गए, एक हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स हो गए, और एक हमारे पास आते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। उसका तरीकाकार ये है कि आप बजटेड ओएआर को, साल के शुरू में आप ओएआर निकालते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल एक्टिविटी से। अब मैं एक सिनेरियो बनाने लगा, आपको सारी बातें समझ आएंगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये बजटेड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स होते क्या। देखिए फॉर एग्जांपल की साल का स्टार्ट है 2003। मैंने अपना बजट बनाया और मैंने ये अज्यूम किया कि मेरे जो टोटल ओवरहेड्स होंगे, यानी बजटेड ओवरहेड्स जिसको मैं कहूँगा, जो मैं पूरा साल इंकर करूंगा, वो होंगे फॉर एग्जांपल $45,000।
और मैंने ये ज्यूम किया कि मेरी जो एक्टिविटी होगी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो ये होगा कि मेरे 1000 मशीन आवर्स होंगे। अब साल के शुरू में ही मैंने कहा कि मैं अपना एक OAR कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इसके बजटेड डाटा के मुताबिक 1 घंटे ऑफ द मशीन के बाद मुझे कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे ओवरऑल एस्टिमेट के तौर पर। तो मैंने वो निकाल लिया, 45,000 डिवाइडेड बाई 1000 मशीन आवर्स। OAR का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई बजटेड एक्टिविटी। तो मैंने कहा 1 घंटा मशीन चलेगी तो मुझे $45 के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। अब पूरा साल मैं अपने जो ओवरहेड्स अब्जॉर्ब करता रहूंगा ना, जैसे 1 घंटा मशीन चली, मैंने अपने अकाउंट्स में लिख लिया कि मेरे इतने ओवरहेड्स अब्जॉर्ब हो गए, इतने ओवरहेड्स अब्जॉर्ब हो गए, तो मैं वो 45 के हिसाब से करूंगा। क्वेश्चन ये आता है कि अब्जॉर्ब ओवरहेड्स क्या होते हैं। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स वो वाले ओवरहेड्स होते हैं जो आपने एक्चुअली में एब्जॉर्ब किए होते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब है रिकॉर्ड किए होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं होते। उसकी वजह ये है क्योंकि एब्जॉर्ब ओवरहेड्स किसके थ्रू निकलता है? इस थ्रू निकलता है बजटेड OAR के थ्रू। मतलब पूरा साल जो आप अपने ओवरहेड्स को एक्चुअली में एब्जॉर्ब करते हो ना, वो आप बजटेड ओवरहेड के ऊपर कर रहे होते हो। वो आप बजटेड ओवरहेड के ऊपर कर रहे होते हो, लेकिन इसके अंदर कैच ही आता है कि आप इसके अंदर यूज करते हो एक्चुअल एक्टिविटी। देखो आपको पता है कि साल के शुरू में मैंने अपना OAR निकाली है $45। अब जैसे जैसे आपका एक एक मशीन का आवर बढ़ता जाएगा, लगता जाएगा, तो आप $45 एब्जॉर्ब करते जाओगे। 1 आवर है तो फॉर एग्जाम्पल $45, 2 आवर्स लगे तो $90, 3 आवर्स लगे तो $135। करते करते फॉर एग्जाम्पल साल के एंड पे हम पहुंचे हैं, तो हमें पता चला है कि हमारे टोटल तो है वो 1010 मशीन आवर्स लगे हैं। अब ये जो 1010 मशीन आवर्स आपके एक्चुअल में लगे हैं एक्चुअल एक्टिविटी, ये तो आपको पता चल रहा है साला साल कि एक्चुअली में 1000 मशीन आवर्स नहीं लगे, लगे 1010 मशीन आवर्स है। आप किस रेट से ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब कर रहे थे? आप तो अपने बजटेड OAR के थ्रू ही अपने ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब कर रहे थे। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स का एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है कि बजटेड OAR इनटू एक्चुअल एक्टिविटी, कि जो बजट किया था OAR उसके थ्रू आपकी जो एक्चुअल में एक्टिविटी हुई, आपने कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं। तो वो फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल एक्टिविटी मैंने निकाली 1010, तो 1010 इंटू 45, ये तकरीबन आपका बन जाएगा 10 से किया 450, 49,500 डॉलर्स। ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं जो एक्चुअली में आपने एब्जॉर्ब किए हैं थ्रू योर बजटेड OAR। इसके बाद आते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स कि भाई जब साल के एंड पे आप अपने बिल्स वगैरह इकट्ठे करते हो और देखते हो कि सही में हमें ओवरहेड्स आए कितने हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड्स तो आपके जो निकलते हैं ना, वो फॉर एग्जांपल निकल जाते हैं $50,000। जो सही में एब्जॉर्ब एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर हुए हैं वो आपके निकल के 50,000। देखो बजट किए थे आपने ओवरहेड्स के, मेरे आएंगे 45,000, उससे आपने एक OAR निकाल लिया। फिर आपने एब्जॉर्ब किए ओवरहेड्स उसी OAR पे पूरा साल, आपकी एक्चुअल एक्टिविटी आई थी 1010, आपने एब्जॉर्ब किए टोटल ओवरहेड्स कितने? 49,500। किसकी बेसिस पे? जो आपने बजट किया हुआ था अपना OAR। अब साल के एंड पे आपने जब अपने ओवरहेड्स को एक्चुअली में देखा कि मुझे आए कितने, क्योंकि साल के एंड पे तो बिल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं ना कि मैं ओवरहेड्स इनकर एक्चुअली में हुए कितने, तो वो हुए हैं 50,000। तो ये तीन चीजें होती हैं। बजटेड ओवरहेड तो बिल्कुल एक अजम्पशन होती है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कि आपने जो OAR बजट किया था उसके मुताबिक, जो उसके मुताबिक एक्चुअल एक्टिविटी जो हुई है, या फॉर एग्जांपल आपने जो OAR बजट किया था, अगर हम उसी को एक्चुअल एक्टिविटी पे लगाएं जो हमने एक्चुअल में एक्टिविटी की है, फॉर एग्जाम्पल 1010 मशीन आवर्स, तो हमारे हमने कितने अब्जॉर्ब किए हैं ओवरहेड्स। और ऑन द अदर हैंड जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं वो साल के एंड पे आप टोटल करते हो, अब्जॉर्ब कर रहे होते हो आप ओवरहेड्स। देखिए जो होते हैं बजटेड ओवरहेड्स, ये तो साल के शुरू में कैलकुलेट हो जाते हैं। जो होते हैं ना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ये साला साल पूरा, मतलब जैसे जैसे साल का ड्यूरेशन गुजर रहा होता है, ये साथ साथ कैलकुलेट हो रहे होते हैं। 1 घंटा लगा मशीन आवर का, 2 घंटे लगे तो 90 के एब्जॉर्ब हो गए, 3 घंटे लगे तो 135 के एब्जॉर्ब हो गए, इतना 1010 मशीन के घंटे लगे तो 49,500 के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो गए। एक्चुअल ओवरहेड बिल्कुल साल के एंड पे कैलकुलेट किए जाते हैं, टोटल किए जाते हैं कि सही में एक्चुअली में हमें कितने ओवरहेड्स लगे हैं।
तो ऑब्जॉर्ब ओवरहेड्स का फॉर्मूला आपने याद रखना, बजटेड ओएआर इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। और बजटेड ओवरहेड्स का ऑब्वियसली फॉर्मूला होगा बजटेड ओएआर इनटू बजटेड एक्टिविटी। और एक्चुअल ओवरहेड्स का अगर हम फॉर्मूला बनाए तो वो बनेगा एक्चुअल ओएआर इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का, कि आपने जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं क्या आपने अंडर एब्जॉर्ब किए हैं कि ओवर एब्जॉर्ब किए हैं? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने पूरा साल एब्जॉर्ब किए ओवरहेड्स वो किए 49,500, और एक्चुअल में ओवरहेड्स कितने आए 50,000। आपने इट मीन्स कि आपने 500 के कम ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं। देखो एक्चुअली में आपको तो 50,000 के जब एक्चुअल ओवरहेड्स आ रहे हैं तो आपको एब्जॉर्ब भी 50,000 के ओवरहेड्स करने चाहिए थे, लेकिन आपने अपनी बुक्स के अंदर एब्जॉर्ब किए 49,500 के और एक्चुअल में ओवरहेड्स आए 50,000 के। इट मीन्स कि इस सिनेरियो में क्या हुआ है, 500 की अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। 500 की अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके एब्जॉर्ब ओवरहेड्स हैं $90,000 और आपके एक्चुअल ओवरहेड्स आए हैं $85,000 के, आपने जो पूरा साल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं बजटेड ओआर की बेसिस पे वो किए $90,000, लेकिन आपने साल के एंड पे एक्चुअली में कैलकुलेट किया कि हमें ओवरहेड्स आए कितने, तो वो आए 85,000। तो इट मीन्स कि आपने $5,000, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, $5,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन की, आपने ज्यादा ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लिए। तो आपने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए दो चीजों को कंपेयर करना होता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कि पूरा साल आपने एब्जॉर्ब किए कितने ओवरहेड्स है, इसके अंदर ऑब्वियसली आपका बजटेड ओआर चल रहा होता है, ये नहीं भूलना। और आपने दूसरी चीज जो कंपेयर करनी होती है वो करनी होती है एक्चुअल ओवरहेड्स, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब ओवरहेड्स के साथ कंपेयर करना है। अगर तो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कम है तो आपने अंडर एब्जॉर्प्शन की है, अगर तो एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा है तो आपने ओवर एब्जॉर्प्शन की है। अब इसके आगे एप्लीकेशन भी देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बजटेड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल ओवरहेड का क्या फॉर्मूला होता है, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला होता है। अब आते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पे। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ओवरहेड्स एंड द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। इन दोनों का डिफरेंस या तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगी या ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। इफ एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट गिवन देन बजटेड ओवरहेड्स शैल बी टेकन एज एक्चुअल ओवरहेड। कभी कभी क्वेश्चन में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स दिए होते हैं लेकिन एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिए होते, तो फिर एक्चुअल ओवरहेड्स की जगह हम बजटेड ओवरहेड्स को ही यूज कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो वो देखेंगे। अब अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स। जो आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं वो कम है किन से, एक्चुअल ओवरहेड से। या दूसरी चीज, एक्चुअल एक्टिविटी इज लेस देन बजटेड एक्टिविटी। जो आपने एक्टिविटी बजट की थी ना उससे आपकी जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो कम आई है। तो इस सिनेरियो से भी हमारी अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। देखो दो चीजें होती हैं, या तो आपकी एक्टिविटी में कोई चेंज आया या तो आपके ओवरहेड्स चेंज किया। अभी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल कराई है ना ये वाली, इसके अंदर ओवरहेड्स में चेंजिंग आ रही है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारी एक्टिविटी में चेंज आती है। फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम किया था कि मेरे मैं इसी क्वेश्चन पे हम जाते हैं, मैंने एज्यूम किया था इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरे 1,000 मशीन आवर्स लगेंगे, लेकिन मेरे कितने मशीन आवर्स लगे, 1,010 मशीन आवर्स लगे। मेरी एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा हो गई किससे, बजटेड एक्टिविटी से। अब देखते हैं अंडर होगी ओवर ऑब्जॉर्प्शन होगी। मेरी एक्चुअल एक्टिविटी इधर ज्यादा है, मेरे 1,010 मशीन आवर्स आए और मैंने बजट किए थे 1,000, मेरी एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा है। तो इस सिनेरियो में मेरी ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। अगर मेरी एक्चुअल एक्टिविटी जो कि 1,010 मशीन आवर्स है बजटेड एक्टिविटी से ज्यादा होगी तो मेरी ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूल, ये आपने बिल्कुल ऐसे ना याद ही कर लेना है। एक्चुअल एक्टिविटी इज लेस देन द बजटेड एक्टिविटी। अगर तो एक्चुअल एक्टिविटी बजटेड एक्टिविटी से कम है तो आपने अंडर एब्जॉर्ब किया। उसकी वजह ये होती है कि, या इसको हम क्वेश्चन में आगे बिल्कुल क्लियर करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा है बजटेड एक्टिविटी से तो आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो दो रूल्स आपने याद रखना है। अगर तो पहली तो बात है मैंने कंपेयर करना अपने एक्चुअल ओवरहेड्स को अपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। अगर तो मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है
तो मेरी अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। और अगर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा है तो मेरी ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। अगर तो मेरी एक्चुअल एक्टिविटी कम है बजटेड एक्टिविटी से तब भी मेरी अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं है, लेकिन अगर मेरी एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा है मेरी बजटेड एक्टिविटी से तो फिर मेरी ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। ओवर एब्जॉर्प्शन को हम जो अमाउंट होती है उसको माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, और जो अंडर एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और ओवर एब्जॉर्प्शन को हम एज एन काइंड ऑफ इनकम ट्रीट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिडक्ट कर देते हैं। अब ये हमारा सारा चैप्टर था। इस चैप्टर की ज्यादा सेंस तब बनेगी जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों ने भी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके एंड पे आपको 5 से 6 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें समझाना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। विदाउट दैट प्रॉपर बैकग्राउंड नॉलेज क्वेश्चंस करने से ये काफी चीजें आसान लगती हैं। Rajesh is a manufacturer with a trading year end of 31 December. He currently uses absorption costing. The business operates two production cost centers and two service cost centers. Details of these cost centers and budgeted overhead costs for the whole business for the year ended 31 December 2015 as follows. उसने पहले तो हमें ओवरहेड्स दे दिए हैं, डेप्रिसिएशन, मशीनरी मेंटेनेंस, पावर, रेंट ऑफ एक्सपेंसेस, और इसकी बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट उसने हमें खुद ही प्रोवाइड कर दिया। यानी कि ये हमारे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते, तो हम इनको अपोर्शन करेंगे सूटेबल बेसिस, और सूटेबल बेसिस उसने हमें आगे दे दिया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के जो फ्लोर एरियाज दिए हुए हैं, मशीन का इतना है, असेंबली का इतना है, स्टोर्स का इतना है, कैंटीन का इतना है। स्टोर्स एंड कैंटीन्स आर योर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स इंक्लूड्स मशीनरी एंड असेंबली। इसमें किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं, नॉन करंट एसेट कॉस्ट दिया हुआ है, स्टोर एक्विजिशन दी हुई है, स्टाफ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, और मशीन आवर्स है। अभी हमें पता चलेगा कि ये सारों का क्यों नहीं दिया हुआ, उसकी वजह ये है, ये देखें, ये जो स्टोर एक्विजिशन है, स्टोर एक्विजिशन यूजुअली यूज होते हैं अपोर्शन करने के लिए सर्विस कॉस्ट सेंटर की जो अपॉर्चमेंट होगी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के लिए, बल्कि हम इसको क्वेश्चन में करते हैं तो क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले ये हमारे पास उन्होंने एक टेबल दे दिया, अब इसके अंदर हमने अपॉर्चमेंट भी करनी है और एलोकेशन भी करनी है। पहले हम अपॉर्चमेंट करेंगे अपनी कॉस्ट को, मशीनिंग, असेंबली, स्टोर्स और कंटीन में, डेप्रिसिएशन को करेंगे, मशीनरी मेंटेनेंस को करेंगे, पावर को करेंगे, रेंट ऑफ प्रीमिसेस को करेंगे, फिर इनका टोटल करेंगे। फिर कैंटीन का टोटल हम रीअपोर्शन कर देंगे मशीनिंग एंड असेंबली में, और उसके बाद हम स्टोर्स का भी टोटल रीअपोर्शन कर देंगे किसमें, मशीनिंग एंड असेंबली में। अच्छा, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का टोटल एक्सपेंस कितना है, $8,750। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 8,750, इसको अब हमने पोर्शन करना है 4 कॉस्ट सेंटर्स पे, 2 प्रोडक्शन है और 2 सर्विस है। अब ये जो 8,750 है इसको हमने पोर्शन करना है 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और 2 सर्विस कॉस्ट सेंटर पे। हम ये देख देंगे डेप्रिसिएशन की बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या है। अगर हम डेप्रिसिएशन की जाके बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट देखें तो नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट, हम नॉन करंट एंड एसेट एट कॉस्ट ये दिए हुए हैं। 90,000 इसके हैं, 30,000 असम्बली के हैं, 12,000 और 8,000 इसमें दिए। अब हमने इसके ऊपर अपॉर्शनमेंट करनी है, तो किस तरह करेंगे, इनका पहले जरा टोटल कर ले चारों का। 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 12 132, 132 प्लस 8, तो टोटल बना था 140,000। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने मशीनिंग का हिस्सा निकाला तो मैं इसको डिवाइड करूंगा मशीन के पर्टिकुलर नंबर से, दैट इज 90,000, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको अपने एक्सपेंस से 8,750। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने असम्बली का निकालना तो मैं इसको करूंगा 90,000 डिवाइडेड बाई 140,000 इंटू 8,750। इसी तरह अगर मैंने स्टोर्स का निकालना तो मैं इजीली 12/90 भी, ओ सॉरी, 12/140 भी कर सकता हूँ, जीरोस अगर मैं कॉमन ले लूँ, मल्टीप्लाई बाई 8,750। तो इस तरह आपने सारों का कैलकुलेट करना है, चारों का, तो भी मैं जल्दी से कैलकुलेट करके लिखता हूँ। मशीनिंग का जो आ जाता है 5,625। यहाँ पे एक्चुअली 30,000 आना था ये। और
1875 आ जाएगा असेंबली का, उसका हिस्सा 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 140 इंटू 8750, इसका हिस्सा आ जाएगा 750, और आखिरी में 8 है, इसको मैं 8 कर देता है, इसका आ जाएगा 500। अब ये जो 8750 की कॉस्ट है, हमने चारों कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड कर दिए। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या थी, नॉन करंट एसेट कॉस्ट। इसके बाद आती है मशीनरी मेंटेनेंस, इसकी टोटल कॉस्ट है 27,000। इसकी बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट देखते हैं। मशीनरी मेंटेनेंस क्या है, मशीन आवर्स, तो इधर से ढूंढना है मशीन आवर्स, ये पड़े हैं। अब मशीन आवर्स के ऊपर, अब क्वेश्चन में सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के मशीन आवर्स नहीं दिए, तो ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है स्टोर्स और कैंटीन में तो कोई मशीन चलती भी नहीं है, तो मशीन आवर्स सिर्फ तो सिर्फ अपोर्शन होंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली डिपार्टमेंट में। मतलब कि आप इन दोनों का टोटल करेंगे 14,100 प्लस 2,650, 16,750 टोटल आ गया। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीनिंग का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप करेंगे 14,100 डिवाइडेड बाई 16,750 मल्टीप्लाई बाई 27,000, और इसी तरह आप उसका भी करेंगे। तो 14,100 डिवाइडेड बाय 16,750 मल्टीप्लाई बाय 27,000, तो ये आपका बन जाता है 22,728, 22,728। और अगर हम इसी तरह कर लें 2650 डिवाइडेड बाय 16,750 मल्टीप्लाई बाय 27,000, 4272, इन दोनों में इसका कोई भी अपोर्शन नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब पावर की बात करें, पावर का टोटल कितना है हमारे पास, 15,370 टोटल लिख लें यहाँ पे। अब पावर को हमने सारों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर की क्या है बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनमेंट, किलोवाट आवर्स। और किलोवाट आवर्स अगर हम सारों के देखें तो वो ये हैं, यहाँ पे दिए हैं 3750, 2500, 750 प्लस 250, इनको ऐड करते हैं। 3750 प्लस 2500 प्लस 750, 750 प्लस 250, तो टोटल हमारे पास आ रहा था 7250। अब इस पे हम सारों को डिवाइड करते जाते हैं। 3750 डिवाइडेड बाय 7250 मल्टीप्लाई बाय 15,370, ये पहला आ गया आपका जी 7,950 मशीनिंग का। उसके बाद जी आपका आता है इसका असेंबली का। असेंबली का आपका बन जाएगा 5,300, और उसके बाद आपका सर्विस कॉस्ट सेंटर में 750 आ जाएगा स्टोर्स का, वो बन जाएगा 1590, और उसका 250 है कैंटीन का 530। इसके बाद जो रेंट ऑफ प्रीमिसेस है उसका अगर हम टोटल देखें तो वो हमें इन्होंने दिया हुआ है 63,510, और बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया किधर दिया हुआ है, फ्लोर एरिया ये दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, तो इन सबको टोटल कर लें पहले। 750 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 50, ये बन जाता है 1450। अब 750 डिवाइडेड बाय 1450 इंटू 63, मोस्ट प्रोबेबली 5100, 32,850 बन गया मशीनिंग का। उसके बाद अगर हम देखें तो असेंबली का बन गया 21,900, और उसके बाद अगर हम देखें स्टोर्स का बन गया 6,570, उसके बाद हमारा कैंटीन का बन गया 2,190। तो ये हमने सारों को अपोर्शन कर दिया। अब हम इनके करेंगे टोटल्स। सबसे पहले हम टोटल करते हैं सारे, जो हमारा पहला कॉलम था टोटल गए 8750 प्लस 27,000 प्लस 15,370 प्लस 63,510, 114630। अब हम टोटल करेंगे मशीनिंग का 5,625 प्लस 2, 5,625 प्लस 22,728 प्लस 7,950 प्लस 32,850, ये बन जाएगा 69,153। इस तरह अगर हम असेंबली का करें 18,750 प्लस 4,272 प्लस 5,300 प्लस 21,900,
ये बन जाएगा 50,222। इसी तरह अगर हम स्टोर्स का करें 750 प्लस 1590 प्लस 6570, 8910। कैंटीन का करें तो 500 प्लस 530 प्लस 215 322 एक बार हम चेक भी कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करके कि वो हमारा 1114630 के इक्वल आ रहा है सामने नहीं। अच्छा मैं इनके टोटल्स कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है एक्चुअली में। ये 18750 नहीं, असम्बली का जो डेप्रिसिएशन का हिस्सा इट्स जस्ट 1875 ऐसे। तो इसको हम रिकैलकुलेट कर लेते हैं। 1875 प्लस 4272 प्लस 5300 प्लस 21909, तो ये बन जाता 33,33347। 33,33347। अब हमने करनी है रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन, मतलब कैंटीन का जो टोटल है ना 3220 का, उसको हमने रीअपोर्शन कर देना है। अब देखते हैं कि कैंटीन को हमने किस बेसिस पे रीअपोर्शन करना है। देखें अगर हम आपके आके अगर ऊपर से अपनी बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट देखें तो वो तो खत्म हो चुके हैं, इधर से तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा कैंटीन किस पे अपॉर्शन होगी। इधर हम चेक करें तो फ्लोर एरिया हमने इस्तेमाल कर लिया, किलोवाट आवर्स हमने इस्तेमाल कर लिए, नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट हमने इस्तेमाल कर लिए, स्टोर एक्विजिशन पड़े हुए हैं मेरे पास, मेरे पास स्टाफ पड़ा हुआ है, मेरे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स बने हुए हैं, मशीन आवर्स भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब ये तीन चीजें हैं, मैंने इसमें कंटीन भी अपॉर्शन करनी है, मैंने स्टोर्स भी अपॉर्शन करने हैं। स्टोर्स के लिए तो स्टोर रिक्विजिशन इस्तेमाल होंगे। अब मसला आता है कि क्या मैं स्टाफ को यूज करूं या डायरेक्ट लेबर आर्ट्स को इस्तेमाल करूं। तो देखा जाए कैंटीन को जब मैं रीअपोर्शन करूंगा तो पहले मैं तीनों पे करूंगा, और अगर मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स को देखूं तो वो सिर्फ मशीनिंग और असेंबलिंग के मेरे पास दिए हुए हैं, मुझे स्टोर्स का तो दिया ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं स्टाफ को देखूं तो मेरे पास मशीन के भी हैं, असेंबली का भी है और स्टोर्स का भी है, मतलब इस बेसिस पे मैं इजीली कैंटीन को अपोर्शन कर सकता हूँ। तो मैंने ये देख लिया अगर मेरी रीअपॉर्शनमेंट ऑफ कंटीन होगी वो किसकी बेसिस पे होगी, वो स्टाफ की बेसिस पे होगी, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आर्ट्स की बेसिस पे अगर मैं करूंगा तो मैं स्टोर को कोई हिस्सा नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मैं स्टाफ की बेसिस पे देखूं तो 20 30 + 3 ये बन जाता है टोटल 53। सबसे पहले मशीनिंग को इसका हिस्सा देते हैं, 20 / 53 इंटू 3220, ये बन जाता है 1215। और अगर मैं असेंबली का देखूं तो असेंबली का बनता है 30, वो बन जाएगा 1823। इसमें मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, 1823। और अगर मैं कैंटीन का हिस्सा देखूं तो ये बन जाएगा 182। अगर मैं इसका टोटल करके चेक कर लूँ 182 प्लस 1823 प्लस 1215, तो ये आपका टोटल कैंटीन का बन जाता है। यहाँ पे आपने अगर टोटल लिखना भी है 3220 तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब मैंने करनी है रीअपोर्शनमेंट ऑफ स्टोर्स। जो स्टोर्स का टोटल है उसको मैंने रीअपोर्शन कर देना है किस पे, मशीनिंग और असेंबली में। सबसे पहले स्टोर्स का टोटल देखते हैं। स्टोर्स का जो ऊपर तक टोटल आया था वो था 8910, अब उसमें कंटेन की थोड़ी सी अपोर्शनमेंट आ गई तो टोटल हो गया 8910 प्लस 182 यानी 9092। अब इस 9092 को मैंने मशीनिंग और असेंबली पे डिवाइड कर अपोर्शन कर देना है। इसकी जो बेसिस होंगी वो स्टोर्स रिक्विजिशन होंगी जो है 150 और 75। तो 150 और 75 को ऐड करते हैं, 150 प्लस 75 दैट्स इक्वल टू 225, एंड 150 डिवाइडेड बाय 225 इनटू 9092 दैट इज दैट इज 6061। और इसी तरह अगर 75 की बेसिस ले लूं तो दैट बिकम 3031। अब मेरी टोटल ओवरहेड जो कॉस्ट थी वो पहले निकाल लेते हैं। वो मैं करूंगा 114630 प्लस 3220 प्लस 9092। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी दैट विल बी
इसमें एक और कैच भी है कि जरूरी नहीं कि आप ये 32209092 यहाँ पे लेंगे, इससे बेहतर है कि आप इसको इरेज करें। और जब आपने रीअपॉर्शनमेंट ऑफ कंटीन लिख दिया ना, तो यहाँ पे 3220 ऐसे नेगेटिवली लिख दें, ताकि पता चल जाए ये क्लोज हो गया। और जब आपने 9092 को कर दिया, तो यहाँ पे उसको क्लोज कर। अब यहाँ पे जीरो आ जाएगा टोटल में, अब यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि स्टोर्स और कैंटीन कंप्लीटली रीअपोर्शन हो गए। टोटल ओवरहेड कॉस्ट आपकी वही है 144,630। पहले मैं उसको टोटल करने लगा था, कैंटीन और स्टोर्स को वो इसमें टोटल नहीं होंगे, वो तो ऑब्वियसली इसके टूटे हुए हिस्से हैं। अब अगर हम टोटल कर लेते हैं मशीन का, तो वो बन जाएगा 69,153 प्लस 1215 प्लस 60,6061 76,429। और इसका अगर हम कर लें असेंबली का, तो इसका बन जाता है 38,201, और मशीन का टोटल बन जाता है 7649। तो पहले हमने इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को पोर्शन किया मशीनिंग पे, असेंबली पे, स्टोर्स पे और कंटीन्स पे। उसके बाद हमने कंटीन को पोर्शन कर दिया मशीनिंग, असेंबली, स्टोर्स पे, और फिर स्टोर को पोर्शन कर दिया मशीनिंग और असेंबली में। तो दोनों को हमने किस पे ले आए, मशीनिंग और असेंबली पे ले आए। मतलब टोटल जो कॉस्ट थी ना ओवरहेड, उनको भी मशीनिंग और असेंबली पे ले आए। और स्टोर्स एंड कैंटीन्स यानी सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट को भी हमने पोर्शन मतलब एब्जॉर्ब करवा दिया किसके अंदर, मशीनिंग और असेंबली में। आगे ही हमसे क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट सूटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। अगर हम देखें तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के अगर हम पहले निकालें, मशीनिंग के, यहाँ पे मशीनिंग का निकाल लेते हैं, यहाँ पे असेंबली का निकाल लेते हैं। तो जो बजटेड ओवरहेड, बजट ओवरहेड्स वो तो हमने ऊपर अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, वो ये हैं 76,429। और इसी तरह असेंबली के बजटेड ओवरहेड्स है 38,201। आप इनकी निकालें बजटेड एक्टिविटी। तो मशीनिंग की ऑब्वियसली बजटेड एक्टिविटी होगी मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स कितने दिए हुए हैं, 14,100। और असेंबली के हैं 2,650। लेकिन आपने, जस्ट, आपने देखना है कि मशीनिंग जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन लेबर आर्ट्स की है कि मशीन आर्ट्स की है। तो देखा जाए तो डायरेक्ट लेबर आर्ट्स मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 2300 है, और जो आपका है मशीन आवर्स वो है 14,100। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे मशीन आवर्स के ऊपर, यानी कि 76,429 डिवाइड होगा 14,100 से। उसके बाद असेंबली के अंदर आप देखें ज्यादा मशीन आवर्स हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स है, तो मशीन आवर्स मुश्किल से हैं 2,650 के असेंबली में, और लेबर आवर्स हैं 13,900 के। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा होगा उस पर एब्जॉर्ब होंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 13,900 से। एक्टिविटी आपने देखनी होती है कि कौन से जिस डिपार्टमेंट की ज्यादा है। अगर मशीन आवर्स ज्यादा है तो मशीन आवर्स पे एब्जॉर्ब करवा दो, अगर तो असेंबली आवर्स ज्यादा है तो उस पे OAR निकलेगा। अब 764 असेंबली के अंदर डायरेक्ट लेबर आवर्स ज्यादा है तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे निकलेगा, निकल जाए इन दोनों में से किसी में, या तो मशीन आवर्स या तो लेबर आवर्स। 76,429 डिवाइडेड बाय 14,100, ये आपका आ जाता है $5.42 पर मशीन आवर। ये साथ लिखना, पर मशीन आवर जरूरी है, वरना मार्क्स इसका भी एक मार्क हो जाए, वरना डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम उसका कैलकुलेट कर लें तो 38,201 डिवाइडेड बाय 13,900, तो ये आ जाता है 2.75, राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल प्लेसेस पे, पर लेबर आवर। यानी कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब 1 घंटा मशीन चलती है तो $5.42 के ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये हमने निकाल लिया एस्टिमेट। अब इन ओवरहेड्स के अंदर सारे ओवरहेड्स हैं, डेप्रिसिएशन है, स्टोर्स एंड कैंटीन्स का जो ओवरहेड्स का खर्चा है वो है, और बाकी सारे खर्चे वगैरह, लाइटिंग, रेंट,
ईच एंड एवरीथिंग। और असेंबली डिपार्टमेंट में जब 1 घंटा लेबर काम करती है तो 2.75 के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सारा तरीका कार होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। आगे चलते हैं। The following budgeted information is also available. Number of units product A, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपने बनाए हैं 9400 6950। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट इतनी आई है, असेंबली आवर्स पर यूनिट इतने लगे हैं, और सॉरी मशीन आवर्स पर यूनिट, असेंबली आवर्स पर यूनिट इतने लगे हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की टोटल यूनिट कॉस्ट निकालनी, तो दो कॉलम्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट ए का और यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट बी। सबसे पहले तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट उसने हमसे निकलवाई है। सबसे पहले तो इनकी लिख लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, वो उसने हमें खुद ही दी हुई है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इसने दी हुई है इसकी 5.75 और उसकी दी हुई है 8.25। उसके बाद इसने हमें असेंबली आवर्स पर यूनिट दे दी हैं और मशीन आवर्स पर यूनिट दे दिए हैं। यानी कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमें 1.5 आवर्स मशीन चलानी पड़ेगी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और असेंबली आवर्स हमारे टोटल लगेंगे कितने, 0.5 आवर्स। तो इजी है। अब हमने निकालना है हमारे ओवरहेड्स कितने, प्रोडक्ट ए को बनाने में हमारे ओवरहेड्स कितने निकलेंगे और प्रोडक्ट बी को बनाने में हमारे ओवरहेड्स कितने निकलेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा बजटेड ओएआर। वो कितना था वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। जब 1 घंटा मशीन काम करती है तो कितने ओवरहेड्स अब्सॉर्ब होते हैं, 5.42। अब प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 1.5 आवर्स मशीन काम कर रही है, तो कितने ओवरहेड्स लगे, 1.5 इंटू 5.42। और इसी तरह प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं, 0.3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5.42 से। इसी तरह जब एक प्रोडक्ट ए का यूनिट बनता है तो टोटल असेंबली आवर्स कितने लग जाते हैं, 0.5। और 1 घंटा जब असेंबली आवर्स का लगता है तो 2.75 के हमारे क्या कहते हैं ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें कर लिखेंगे 0.5 इंटू 2.75। और इस सिनेरियो में आप करेंगे 2 इंटू 2.75। तो ये आपने ऊपर डायरेक्ट कॉस्ट पहले लिखी और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने किस तरह से कैलकुलेट कर ली, उनके घंटे देखे कि कितना टाइम लग रहा है मशीन का, कितना टाइम लग रहा है असेंबली का। ऊपर आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया था, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1.5 इंटू 5.42 ये आपका आ जाता है 8.13। और उसके बाद आ जाता है 0.5 इंटू 2.75, 1.375 आ गया। और इसमें कैलकुलेट करें तो 0.3 इंटू 5.4, 1.626, और 2 इंटू 2.72, 5.5, 15.376। 15.255 आपकी कॉस्ट है किसका, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए पर यूनिट, और 15.376 है आपको पर यूनिट कॉस्ट बनाने के लिए किसकी, प्रोडक्ट बी की। अब देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमने स्टार्ट किया, ओवरहेड्स पहले एब्जॉर्ब किए, फिर ओवरहेड के टीम को रिपोर्शन किया, फिर ओएआर कैलकुलेट किया। एट द एंड हम निकाल क्या रहे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की पर यूनिट कॉस्ट। तो ये सारा सफर था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आगे चलते हैं। द एक्चुअल रिजल्ट्स, जस्ट अ मिनट। इसके बाद उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्चुअल रिजल्ट्स ये हैं, यानी एक्चुअल ओवरहेड्स ये हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने आए हैं, असेंबली इतने आए, लेबर आवर्स इतने थे, मशीन आवर्स इतने थे, लेबर आवर्स इतने थे और मशीन आवर्स इतने थे। क्या क्या, कैलकुलेट द ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्शन सेंटर। दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स की आपने क्या निकालनी है, ओवर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन निकालनी है।
ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन निकालने का तो तरीका है, उसमें आपने अपने एक्चुअल ओवरहेड्स को कंपेयर करना होता है अपने एब्जॉर्ब ओवरहेड से। तो पहले हम देखते हैं कि हमने एब्जॉर्ब कितने किए ओवरहेड्स। अब एब्जॉर्ब ओवरहेड्स का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला ये होता है कि आप बजटेड ओएआर को मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल एक्टिविटी से, फिर जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का आंसर आएगा उसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल एक्टिविटी के साथ। तो पहले मशीनिंग के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालते हैं, एब्जॉर्ब किए कितने पूरा साल ओवरहेड्स आपने। बजटेड ओएआर कितना था इसका, $5.42। मशीन आवर्स कितने आया मशीनिंग के अंदर, आपने ऑब्वियसली इस पे एब्जॉर्ब किया हुआ है 16,210, जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16,210। इसी तरह असेंबली के अगर हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की बात करें तो वो आए थे 2.75 ओएआर आया था आपका बजटेड ओएआर में, एक बार कंफर्म कर लो जी 2.75 था। और 2.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर से, वो कितने 12650। ये आपके आ जाएंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इसका आंसर निकाल लेते हैं। 5.42 इंटू 16,210, ये आपके आ जाते हैं तकरीबन $87,858। और असम्बली के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आपके आ जाते हैं 34,788। अब आपको इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। अब मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं वो उसने हमें खुद ही दिए हैं, 76,750। 76,750, और इधर मेरे अगर एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 45,675। 45,675। अब एक्चुअली में मेरे ओवरहेड्स आए हैं 76,750, लेकिन मैंने एब्जॉर्ब कितने किए हैं 87,858, मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब किए हैं। तो ये क्या हो गई, ओवर एब्जॉर्प्शन हो 87,858 माइनस 76,750। 11,108 से आपने ओवर एब्जॉर्ब किया, और इस सिनेरियो में आपने एब्जॉर्ब किए थे 34, लेकिन आए कितने हैं 45,675। यानी कि आपके एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कम है एक्चुअल ओवरहेड से, तो आपके अंडर एब्जॉर्प्शन हो 45,675 माइनस 34788 डबल एट डबल 10,887 से आपने अंडर एब्जॉर्प्शन किया। तो ये आपका एंड स्टेप होता है, आपने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी कैलकुलेट करनी होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने की है। अब आगे ये होता है कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स में से डिडक्ट हो जाएगी और ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड हो जाएगी। सॉरी, अंडर एब्जॉर्प्शन ऐड हो जाएगी, ओवर एब्जॉर्प्शन एज एन इनकम डिडक्ट हो जाएगी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है जब आप पूरी की पूरी कॉस्ट एक प्रोडक्शन को एक कॉस्ट सेंटर को चार्ज करते थे डायरेक्टली। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, रेंट वगैरह। एक्सप्लेन व्हाई ओवरहेड कॉस्ट आर रीअपोर्शन फ्रॉम सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर से इसलिए रीअपोर्शन किए जाते हैं क्योंकि आप जो होते हो जो ओएआर कैलकुलेट करते हो वो सिर्फ आप कैलकुलेट करते हो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स का। और अगर आप अपने सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट को अपोर्शन नहीं करोगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में, जो आपका ओएआर होगा वो सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स की कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात ये सर्विस कॉस्ट सेंटर एग्जिस्टेंस में होते क्यों है, ताकि वो प्रोवाइड करे सपोर्ट किसको, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को। और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो ये ऑब्वियस ही बात है, प्रैक्टिकल बात है कि सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट भी अपोर्शन की जाए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में, ताकि अल्टीमेटली सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट भी रिफ्लेक्ट की जाए किसके अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि आपके जो यूनिट्स बन रहे हैं उसके अंदर। राजेश हैज बीन एडवाइज्ड टू चेंज टू अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। एडवाइस रेदर ही शुड नॉट चेंज। अभी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी नहीं, तो अभी हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाकी थियरी के डिटेल को डिटेल में मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा।